हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। किसी भी संगठन में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। नेतृत्व के अभाव में कोई भी प्रशासन संगठन न तो व्यवस्थित और पूर्ण औपचारिक संरचना ही प्राप्त कर सकता है और न ही वांछित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में ही प्रगति कर सकता है। संगठन में सत्ता का तत्व होता है और सत्ता के साथ नेतृत्व का प्रत्यक्ष संबंध है। नेतृत्व ही संगठन की सभी गतिविधियों का संचालन करता है। अब लेते हैं नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रसार के साथ सरकार का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। विशालकाय प्रशासनिक संगठन जन्म ले चुके हैं और आए दिन वह वृत्ताकार संगठन स्थापित हो रहे हैं। छोटे बड़े सभी संगठनों में जटिलताएं और विशेषीकरण की भावना उभर रही है। तकनीकी विकास ने एक विशेष स्थिति पैदा कर दी है। संगठनों के सामाजिक भागों में वृद्धि हो रही है। लोकतंत्रात्मक राज्यों में लोकतंत्रात्मक संगठनों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है। ये सभी परिस्थितियां हर प्रकार के संगठनों में कुशल नेतृत्व की मांग करती है। आज प्रशासनिक क्षेत्र में हर छोटे बड़े किसी भी संगठन में प्रशासकीय नेतृत्व एक अनिवार्य तत्व बन गया है, जिसके बिना किसी भी संगठन की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती, किसी भी कार्यक्रम को गति नहीं मिल सकती, संगठन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और नए समन्वय और सहयोग की प्रक्रियाएं प्रभावशाली बन सकती है। नेतृत्व के बिना छोटे बड़े किसी भी संगठन की स्थिति वही है जो समृद्ध में नाविक के बिना नाव की होती है, समुद्र में नाव के बिना होती है। तेजी से जनसंख्या के प्रसार के साथ साथ प्रशासकीय संगठनों को अगणित कार्यक्रम संचालित करने पड़ते हैं, जिसके क्रियान्वयन की सफलता बहुत कुछ उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। जैसा कि सैकलर हडसन ने ठीक ही लिखा है कि नेतागिरी की समस्याओं का असाधारण महत्व आकार, जटिलता और विशेषीकरण, संगठनात्मक सत्ता, तकनीकी विकास और सामाजिक मांग जैसे क्रांतिकारी तत्वों की वृद्धि के साथ बढ़ गया है। नेतृत्व द्वारा ही संगठन के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं का सुचारू संचालन, मार्गदर्शन, नियंत्रण और समन्वय संभव है। संगठन में नेतृत्व की बढ़ती हुई आवश्यकता के फलस्वरूप ही आज प्रशासकीय और व्यावसायिक संगठनों के अधिकारी, विद्वान, शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापक, राजनीतिक आदि नेतृत्व के अध्ययन में अधिक रुचि लेने लगे हैं। अतः किसी भी संगठन के संचालन, मार्गदर्शन और नियंत्रण में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट लेते हैं नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड द नेचर एंड द लीडरशिप। इस बात पर विचारक एक मत है कि नेतृत्व अनिवार्य रूप से संगठन का तत्व है। तथापि नेतृत्व के गुण और विशेषताओं के संबंध में मतभेद प्रचलित हैं। चेस्टर बर्नार्ड का कथन सही प्रतीत होता है कि नेतृत्व के गुणों का पता स्वयं नेता को या उसके पीछे चलने वाले को भी नहीं रहता। उन्हीं के शब्दों में, वास्तव में मैंने कोई ऐसा नेता कभी भी नहीं देखा होगा जो पर्याप्त रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण यह कह सके कि वह नेता बनने योग्य क्यों है, और न ही उस नेता के अनुयायी यह बता सकते कि वे उसका अनुगमन क्यों करते रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व को किसी विशेष गुणों या विशेषताओं की परिधि में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका निर्धारण तो समय, परिस्थिति, आवश्यकता, संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रकृति आदि विभिन्न तत्वों द्वारा ही होता है। ये तत्व किसी परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध विचारक हेमन ने लिखा है कि नेतृत्व को एक नई प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा कार्यपालिका व्यक्ति और संगठन के बीच मध्यस्थता कर कुछ विशेष लक्ष्यों के चयन में और उसकी प्राप्ति द्वारा कल्पनात्मक रूप से दूसरों के कार्यों को निर्देशित, पथ प्रदर्शित तथा प्रभावित
किया जाता है। ये कार्य उसके द्वारा इस रूप में किया जाता है कि दोनों को अधिक से अधिक संतोष प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसी तरह रॉबर्ट टेलीबाम तथा फ्रेंड मास्टरिक के अनुसार नेतृत्व में सदैव नेता अनुगामी के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, कुंज तथा ओडोनोल ने लिखा है कि नेतृत्व एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोगी बनने हेतु समझने की क्रिया है। टेनीबाम और मासारिक की भांति बर्नार्ड ने भी नेतृत्व के 3 आधार माने हैं। ये हैं व्यक्ति, अनुयायी और दशाएं। उनका कहना है कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार के उन गुणों की ओर इंगित करता है जिसके द्वारा वे संगठन के व्यवहार में लोगों की क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। इसी प्रकार मूने और रेले ने नेतृत्व को सत्ता का एक रूप माना है। यह रूप तब प्रकट होता है जब सत्ता प्रक्रिया के में संलग्न होती है। मूनी तथा रेले के अनुसार नेतृत्व एक सत्ता के बिना कोई भी व्यक्ति नेतृत्व के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता तथा सत्ता संपन्न प्रत्येक व्यक्ति एक नेता होता है। किंतु जैसा कि एल उर्विक आदि का मत है कि नेतृत्व का यही सही अर्थ माना जा सकता है कि नेतृत्व शब्द में जो बातें निहित है उन्हें केवल सत्ता शब्द द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व में 2 पक्ष होते हैं। यह प्रभावित करने वाला जिसे नेता कहा जाता है, दूसरा प्रभावित होने वाला जिसे अनुयायी कहा जाता है। नेता अपनी नेतृत्व क्षमता से अपने अनुगामी के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। नेतृत्व की कार्यशैली उस परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होती है जिसे वह कार्य करता है। नेक्स्ट लेते हैं अब हम नेतृत्व से संबंधित विचारधाराएं। प्रारंभ में विचारकों में यह धारणा थी कि नेतृत्व लोगों को इस प्रकार प्रभावित करने की योग्यता है कि वे स्वेच्छा से लक्ष्य के प्रति प्रेरित हो सके। यह मान्यता थी कि नेतृत्व कुछ विशेष गुण तथा विशेषताओं का समन्वय है जो व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। नेतृत्व के क्षेत्र में जो आधुनिक अनुसंधान हो चुके हैं, इनमें से कुछ परंपरावादी विचारधारा को आंशिक समर्थन ही मिल पाया है। आज नेतृत्व को किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं समझा सकता। अब यह मानने जाने लगा है कि नेतृत्व के गुणों को अनुभव, शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उचित परिवेश मिले तो उसके नेतृत्व में गुणों का विकास हो सकता है। नेतृत्व के संबंध में मुख्य 3 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1 लक्षणवादी विचारधारा, नंबर 2 स्थितिवादी विचारधारा, नंबर 3 अनुयायी विचारधारा। तो इनका विस्तार से वर्णन लेते हैं। पहला लेते हैं हमारे लक्षणवादी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार नेताओं में कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जिनके आधार पर वे संगठन में अपने अनुयायी बना लेते हैं। लक्षणवादी विचारधारा के समर्थकों ने आगमन विधि के आधार पर यह अर्थात विभिन्न नेताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उनके व्यक्तिगत गुणों का संकलन किया और जिन गुणों को उन्होंने सामान्य पाया उन्हें एक नेता के आवश्यक गुण मान लिया है। इस विचारधारा के प्रतिपादकों में जैसा कि टीड, चेस्टर, बर्नार्ड और सेल के नाम से उल्लेखनीय है। उनकी मान्यता है कि जिन व्यक्तियों को साधारणतः नेता माना जाता है उनमें कुछ सामान्य गुण दिखाई देते हैं। जैसा कि प्रोफेसर टीड ने के मतानुसार ये सामान्य गुण संभवतः 10 हैं। शारीरिक शक्ति, उद्देश्य का ज्ञान, निर्देशन, उत्साह, मित्रता, भावनाएं, ईमानदारी, तकनीकी विशेषज्ञता, बुद्धि, शिक्षा देने की योग्यता, विश्वास और निर्णय लेने की सामर्थ्य। इसी प्रकार स्टेरोगिन की दृष्टि से एक नेता में निम्न 5 गुण होने चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, पहला है शारीरिक और संरचनात्मक विशेषताएं,
जैसे ऊंचाई, वजन, शारीरिक बनावट आदि, सामर्थ्य आदि। दूसरे में जैसे आत्मविश्वास, चौथे सामाजिक, पांचवें इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा, नियंत्रण, साथ में कुछ अन्य प्रकार के लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। लक्षणवादी विचारधारा सिद्धांत नेता के व्यक्तित्व के गुणों को अस्तित्व मानकर एक उपयोगी विचार प्रस्तुत करता है, तथापि कई दृष्टियों से यह अनुपयुक्त है। नंबर 2, स्थितिवादी विचारधारा। लक्षणवादी विचारधारा में नेतृत्व पर परिस्थितियों के प्रभाव की अपेक्षा की गई थी, जबकि आधुनिक अनुसंधान के आधार पर यह विकसित स्थितिवादी विचारधारा के अनुसार एक नेता के व्यवहार और गुणों पर परिस्थितियों का भारी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की विशेषताएं तथा गुण नेतृत्व को दृष्टि से महत्वपूर्ण तथापि नेतृत्व कुल मिलाकर एक विशेष समूह की परिस्थितियों का परिणाम होता है। एक ही समूह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों से भिन्न भिन्न नेतृत्व विकसित हो सकता है। एक परिस्थिति में जो व्यक्ति समूह का नेता है, दूसरी परिस्थितियों में यह संभव है कि वह व्यक्ति नेता न रहे और दूसरा कोई व्यक्ति उसका स्थान ग्रहण न कर ले। इस प्रकार से स्थितिवादी विचारधारा में परिस्थितिजन्य कारण को केंद्रित स्थान दिया गया है। इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय वेवल्स तथा बेरिट, कुंज तथा ओडोनिल को है। उदाहरण के लिए सहायक अधिकारी तब प्रभावशाली बन जाता है जब उसका उच्च अधिकारी प्रभावहीन हो या उसमें नेता के गुण न हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ सहायक अधिकारी का नेता बनना परिस्थिति के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार यदि उच्च अधिकारी योग्य एवं प्रभावशाली हो तो उसका सहायक अधिकारी नेता कभी नहीं बन सकता, चाहे उसमें नेता बनने के गुण मौजूद हो। वास्तव में स्थितिवादी विचारधारा लक्षणवादी सिद्धांत की विरोधी न होकर एक पूरक है। इन दोनों ही सिद्धांतों के संयोग के नेतृत्व में मान्यता का सही रूप विकसित होता है। अनेक बार यह देखा जाता है कि उपयुक्त परिस्थितियां होने पर भी एक व्यक्ति नेता नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों का अभाव होता है। दूसरी ओर कई बार उचित परिस्थितियों के अभाव में भी अनेक प्रतिभाएं कुंठित देखी गई है। फिर भी परिस्थितियों के निर्माण में एक सीमा होती है जिसके आगे व्यक्तिगत योग्यताएं रुक जाती है। नेक्स्ट है अनुयायी विचारधारा। यह नेतृत्व से संबंधित तीसरी विचारधारा अनुयायियों के गुणों पर जोर देती है। एक नेता के आवश्यक गुणों पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि उसे जिन लोगों का नेतृत्व करना है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं आदि। नेतृत्व किए जाने वाले व्यक्तियों का भी यह अध्ययन किया जाना जरूरी है। जैसा कि सेनफोर्ड का यह कथन बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति के रूप में एक अनुयायी ही होता है जो नेता को समझता है, जो परिस्थितियों को समझता है और जो अंतिम रूप से नेता को स्वीकार या अस्वीकार करता है। अनुयायी को समझने के अभिप्राय, दृष्टिकोण आदि यह निश्चय करने में बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है कि वह क्या समझेगा और उसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया करेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक नेता के व्यक्तिगत गुण वास्तव में चाहे कुछ भी हों, किंतु उसे नेता बनाने में उसका महत्व तभी हो सकता है जब अनुयायियों द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाए। कई बार नेतृत्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियां अनुयायियों द्वारा बना दी जाती है। अनुयायियों को महत्व देने वाली विचारधारा द्वारा परिस्थितियों के दृष्टिकोण के द्वारा ही नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसका कहना है कि व्यक्तिगत गुण एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ अनुयायियों की आवश्यकताओं को भी नेतृत्व की मान्यता में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार जैसा कि हेमेन के शब्दों में, अनुयायियों की आवश्यकताओं का संतोष नेतृत्व करने की मान्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेविड कीथ आदि लेखकों ने स्पष्ट किया कि अनुयायियों का चरित्र एक दृष्टिकोण नेताओं के भाग्य का निर्णायक होता है। नेता और अनुयायी के बीच का
संबंध एक परिवर्तनशील संबंध है, अर्थात यह तभी तक रहता है जब तक कि अनुयायी को स्वार्थ सिद्धि होती है। अनुयायी नेता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सर्वश्रेष्ठ साधन समझता है। जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका सहारा ढूंढता है, तो एक समूह के सदस्य अपने नेता का अनुगमन इसलिए करते हैं क्योंकि उसे ऐसा करने से संतोष तथा अवलंब मिलता है। कोई भी व्यक्ति समूह नेता के बिना एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार नेतृत्व की मान्यता के संबंध में उपयुक्त ये तीनों प्रमुख दृष्टिकोण हैं। ये तीनों अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकते क्योंकि प्रत्येक की अपनी सीमाएं हैं। नेतृत्व का एक सही एवं वास्तविक दृष्टिकोण इन तीनों का समन्वित रूप समझा जाएगा। जब नेतृत्व के विचार पर विचार किया जाए तो उसे परिस्थितियों द्वारा प्रभावित अनुयायियों के समूह द्वारा निश्चित और व्यक्तिगत विशेषताओं द्वारा निर्धारित माना जाना चाहिए। जैसा कि हेमेन ने लिखा है कि नेतृत्व एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, अपितु एक अनेक विभिन्नताओं जैसे दृष्टिकोण, आवश्यकता, अनुयायियों की व्यक्तिगत विशेषताओं, संगठन की विशेषताओं, परिस्थिति, नेताओं के लक्षणों, विशेषताओं आदि का जटिल संबंध है। परिस्थितियां एवं अनुयायियों के चरित्र का प्रभाव एक व्यक्ति के नेता बनने तथा बने रहने पर बहुत अधिक रहता है। तो ये इसके तीन हमने जो नेतृत्व से संबंधित विचारधाराओं का अध्ययन किया। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।